आज जिस इंसिडेंट के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा वो इतना ज़्यादा ब्रूटल कि एक देश की सरकार ने इसको पूरे 60 सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा और जब ये सामने आया तो भी किसी सरकार ने इसको पब्लिश नहीं किया था, बल्कि ये लीक हुआ था और तब दुनिया को पता चला कि आखिर 60 सालों पहले इस इंसिडेंट के अंदर क्या हुआ था। बट आप सभी के लिए मेरी ट्रिगर वार्निंग, इस इंसिडेंट के अंदर मैं बहुत ही ग्राफिकल इंसिडेंट के बारे में बात करूंगा। सो जो लोग उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ना देखिए, आधी देख सकते हैं, आधी के बाद ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने वाली है। खैर, अब क्योंकि ये वीडियो सेना के ऑपरेशन से रिलेटेड है, इसलिए आप भी अपने हथियार को उठा लीजिए, आपका हथियार अंगूठा, और सीधा आपके एनिमी इस लाइक बटन को ठोक दीजिए। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दे, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस अनबिलीवेबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें जापान के तट से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर चीचीजीमा आइलैंड पर जाना पड़ेगा। और टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 का, जब ये चीचीजीमा आइलैंड जापान के कंट्रोल में था और इसके ऊपर उसकी सेना ने अपने बेस बना रखे थे। इसके अलावा इस आइलैंड के ऊपर 2 बड़े बड़े पहाड़ और उन्हीं पहाड़ों के ऊपर 2 बड़े बड़े रेडियो टावर्स वगैरह जापान की सेना ने लगा रखे थे। ये टावर स्पेशली कम्युनिकेशंस के लिए लगाए गए थे ताकि ये चीचीजीमा आइलैंड जापान की मेनलैंड से हमेशा जुड़ा रहे, कुछ भी जरूरत हो तुरंत उनसे बात कर सके। उस टाइम पर कोई फोन वोन वगैरह ज्यादा नहीं होते थे, इसी तरीके से रेडियो द्वारा आपस में बातें की जाती थी। इसके अलावा अपने इस आइलैंड को सुरक्षित रखने के लिए जापान ने लिटरली हदें पार कर दी। इस छोटे से आइलैंड के ऊपर 25,000 से भी ज़्यादा सैनिक सेना की टुकड़ियों में अलग अलग बटे हुए थे, अलग अलग जगहों पर उनकी तैनाती की गई थी। इसके अलावा बहुत ही हैवी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वगैरह इस आइलैंड के ऊपर तैनात की गई थी ताकि कोई भी और देश की सेना इसके ऊपर हमला ना कर सके, और अगर हमला करे भी तो उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई की जा सके। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हालत क्या थी ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा ही होगा। सो इसीलिए जापान के लिए आइलैंड ये उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए उन्होंने इतना तामझाम इस आइलैंड के ऊपर रचा। बट अब क्योंकि जापान के लिए इंपॉर्टेंट था और उनके दुश्मन यानी कि अमेरिका मेनली उसको समझ आ चुका था कि ये आइलैंड उसको किसी भी हालत में चाहिए। अब क्योंकि जापान के लिए इंपॉर्टेंट है तो अमेरिका को चाहिए ही चाहिए। बट अमेरिका को ये अच्छा से आइडिया था कि अगर वो थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे इस आइलैंड को हथियाने की, उनके ऊपर अटैक करेंगे, तो ऑब्वियसली जापान वाले भी चुप नहीं बैठेंगे, वो भी उसके ऊपर हमला करेंगे, रिपेल में कुछ तो वो करेंगे ही। बट अमेरिका वालों को ये आइडिया आया कि अगर हम इस आइलैंड का कम्युनिकेशन मेनलैंड से कट कर दे जापान से, तो ये आइलैंड हथियाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। इन शॉर्ट, अगर हम उन दोनों टावर्स को किसी तरीके से उड़ा दें, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर दें, तो हम इसके ऊपर ईजिली हमला कर सकते हैं। वो हेल्प के लिए वहां से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अमेरिका ने अपने बड़े बड़े उस टाइम के एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह, बड़े बड़े जहाज जिनके ऊपर बहुत सारे जहाज जो उड़ सकते थे, यहाँ लैंड कर सकते थे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पानी वाले जहाज इस आइलैंड के चारों तरफ लगा दिए। जून 1944 में फाइनली इनका ये प्लान रेडी था कि हाँ, अब हमारे सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह इस आइलैंड के चारों तरफ लग चुके हैं, अब हमने इसकी फील्डिंग सेट कर दी है, तो अब हम हमला भी कर सकते हैं। सो अमेरिका के पायलट्स ने इन एयरक्राफ्ट कैरियर से अपनी उड़ानें भरनी शुरू करी। इस आइलैंड के ऊपर लड़ाकू जहाज जा जाकर बॉम्बिंग वगैरह करते, लेकिन बदले में जापान वाले भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने भी अमेरिका के बहुत सारे जहाज़ों को एंटी एयरक्राफ्ट गन से तहस नहस हवा में ही कर दिया, उनके अंदर आग लगा दी, उनको नीचे ढहा दिया। अमेरिका वाले समझ चुके थे कि ये इतना इजी नहीं रहेगा। इनफैक्ट आने वाले कई हफ्तों तक लगभग रोज अमेरिका के पायलट्स अलग अलग एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ाने भरते, अपने जहाज़ों से इस आइलैंड के ऊपर बमबारी करते, लेकिन बदले में उनके हाथ कुछ लग नहीं रहा था। जापान वाले भी समझ चुके थे कि ये भी ढीठ हैं, अमेरिका वाले समझ चुके थे कि जापान वाले ढीठ हैं। बट अमेरिका अपनी जिद के ऊपर इस कदर अड़ा हुआ था कि उनको ये आइलैंड किसी भी हालत में चाहिए था। उनका मकसद था कि जापान से ये आइलैंड लेकर अपना बेस, एयर बेस एक इस आइलैंड के ऊपर वो बनाएंगे और यहाँ से उनको पूरी दुनिया के ऊपर नजर रखना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो धीरे धीरे टाइम बढ़ते बढ़ते अब सितंबर 1944 का टाइम आ चुका था। अब आर्या पार की बात होने वाली थी। जापान वाले भी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे डेली की ये छोटी मोटी लड़ाई कर करके, और अमेरिका वाले तो थे ही पहले से फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि उनको ये आइलैंड किसी भी हालत में चाहिए। इसलिए उन्होंने अब की बार अपना सुपर प्लान बनाया कि हम अब की बार चारों तरफ से एक साथ हमला करेंगे और किसी भी हालत में उनको ये दोनों टावर्स वहां से हटाने हैं, उनको गिराना है, और ताकि वो इसका कम्युनिकेशन मेनलैंड से ठप कर सकें। और इसमें मिशन के लिए सबसे पहले चुना गया 20 साल का जॉर्ज, जो कि अमेरिका का सबसे यंगेस्ट, सबसे छोटा
नेवी पायलट था। सोचकर देखिए आप, 20 साल का लड़का वो, उसके हाथ में कमान थमाई गई कि तुम्हें भी अपना जहाज उड़ाना है और इस आइलैंड के ऊपर लगे हुए दोनों टावर्स को गिराना है। बट आप इस जॉर्ज की एज के ऊपर मत जाइएगा, ये दिखने में छोटा था लेकिन इसने पहले भी कई सारे युद्धों के अंदर भाग लिया था अमेरिका की तरफ से। इनफैक्ट इसने पहले भी बहुत तगड़ी बमबारी करी थी अलग अलग जगहों पर जहां अमेरिका ने कहा, और कई बार तो ये हमले में घायल तक हुआ। इसका जहाज पूरी तरीके से जल चुका था लेकिन इसने टाइम पर अपने जहाज से इजेक्ट कर दिया, और जब वो पैराशूट के सहारे समुद्र के अंदर गिरा तो अमेरिका वालों ने उसको रेस्क्यू भी कर लिया। बट अब फाइनली एक और इम्तिहान होने वाला था इस जॉर्ज का। सो सितंबर की उस सुबह तकरीबन 7:20 पर जॉर्ज अपनी पूरी ड्रेस पहनकर तैयार था। वो अपने प्लेन के अंदर जाकर बैठ चुका था, वेट कर रहा था अपने दोनों क्रूज के आने का। उसमें उसका मेन रेडियो ऑपरेटर डैड, जिसमें उसका नाम डैड होने वाला था, और साथ में उसका गनर जो कि पीछे इस जहाज के, आपको मैं बता दूं पहले ऐसे नहीं होता था। आज के जो लड़ाकू विमान है वो बहुत ज्यादा हाईटेक है, बट पहले उस टाइम पर जहाजों के पीछे एक अलग से बंदा बैठाया जाता था। उसके हाथ में गन वगैरह देकर अलग से गन लगी होती थी इस जहाज के ऊपर, और साथ में नीचे बॉम्ब्स वगैरह भी लटकाए जाते थे जो कि गनर की ही जिम्मेदारी होती थी सही टाइम पर सही जगह वो बम गिराना। जल्द ही डैड और टैल दोनों इस प्लेन के अंदर आकर अपनी अपनी जगह ले चुके थे। जॉर्ज भी बहुत खुश था इस मिशन को अंजाम देने के लिए, और फाइनली जॉर्ज ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से अपने जहाज का टेक ऑफ किया, और साथ में उसके और भी दर्जनों जहाज ऐसे थे जो एक साथ टेक ऑफ करने वाले थे। इनका एक पूरा ग्रुप था जो भी इस आइलैंड के ऊपर जाकर बमबारी करने वाला था। जॉर्ज ने प्लेन चलाते हुए जल्दी उसको 8000 फीट की ऊंचाई पर लेकर गया, क्योंकि ये एक मिनिमम हाइट थी इसको उड़ाने के लिए, ताकि जो नीचे आइलैंड के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वगैरह लगी हैं वो 8000 फीट से ऊपर हमला नहीं कर पाएंगी। सो इनको अपना जहाज लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर ही रखना था। इनका प्लान बहुत सिंपल था। 8000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते उड़ते धीरे धीरे वो इस आइलैंड के पास जाएंगे और एक साथ सारे जहाज एक ही बार में नीचे आएंगे। नीचे अपनी, क्योंकि ऊपर 8000 फीट से नीचे की लोकेशन उनको नहीं दिखती कि एग्जैक्टली बॉम्ब उनको कहाँ गिराने हैं, इसलिए उनका प्लान था कि एक ही साथ में सारे जहाज 8000 फीट से डाउन करते हुए तकरीबन 2500-3000 हजार फीट की ऊंचाई पर आएंगे और फाइनली अपने बॉम्ब एक साथ गिराकर दोबारा से बहुत जल्दी से ऊपर की तरफ वापस चले जाएंगे, 8000 फीट से ऊपर हो जाएंगे। फाइनली ये सारे जहाज अब इस आइलैंड के ऊपर पहुंच चुके थे। एक साथ इनको संदेश मिलते ही सभी जहाजों ने अपना मुंह नीचे की तरफ किया। जॉर्ज जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, उसने भी अपने जहाज को सबसे आगे की तरफ रखा, नीचे नोज डाइव करते हुए सबसे आगे की तरफ रखा और अपने पीछे बैठे हुए दोनों क्रूज को बता दिया कि जल्दी तुम रेडी रहना, कभी भी मैं तुमको बोल सकता हूं कि फाइनली यहां पर बम गिरा दो तो तुम वो काम कर देना। जॉर्ज ने अपने जहाज को नीचे की तरफ किया, लेकिन अभी ये जहाज इनका 5000 फीट के आसपास ही पहुंचा था कि तभी नीचे आइलैंड से बहुत हैवी गोलाबारी की जा रही थी। ऊपर इन जहाजों के ऊपर बहुत हैवी गन्स वगैरह चला रहे थे वो एंटी एयरक्राफ्ट वाली, और नीचे से चलने वाली गोलियों में से कुछ गोलियां आकर सीधा जॉर्ज के जहाज को लगी। जॉर्ज ने साइड में पलट कर देखा कि हाँ, उसके जहाज को डैमेज पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी जॉर्ज का मन था कि वो किसी भी हालत में अपने जहाज को यहाँ रोकने वाला नहीं है, उसको नीचे जाकर अपना मिशन पूरा करना ही है। बार बार पीछे बैठे हुए डैड और टैल पूछ रहे थे जॉर्ज से कि हम गिरा दे क्या, हम गिरा दे क्या, लेकिन बार बार जॉर्ज बोल रहा था कि रुको रुको रुको, मेरे को एक बार विजन अपना सामने से क्लियर करने दो, तभी मैं तुमको बोलूंगा। और जल्दी ही इनका ये जहाज फाइनली उस जगह पर पहुंच चुका था जहां इनको अपने बॉम्ब गिराने थे, और तब जॉर्ज ने चिल्लाकर कहा कि हाँ अब कर दो, फटाफट से बॉम्ब गिरा दो। और जल्दी ही दो बड़े बड़े बॉम्ब इस जहाज में से नीचे की तरफ निकले और सीधा जाकर उन रेडियो टावर्स पर लगे। बेशक इन्होंने अपना काम तो पूरा कर दिया था, मकसद इनका पूरा हो चुका था, लेकिन दिक्कत ये थी कि इनके जहाज में अब बहुत भयंकर आग लग चुकी थी। नीचे गोलियां इतनी पड़ी थी इस जहाज को कि लिटरली ये छलनी हो चुका था। बट फिर भी जॉर्ज ने कहा पीछे बैठे हुए अपने दोनों क्रू को जोर से पकड़ कर रखना, क्योंकि मैं जहाज अब ऊपर की तरफ वापस लेने वाला हूं। जॉर्ज में अपने हाथ में पकड़ा हुआ लीवर खींचा और जहाज वापस ऊपर की तरफ अपना थ्रस्ट लगाने लगा। किसी तरीके से जॉर्ज ने मिरेकलसली इस आइलैंड से दूर अपने वो जहाज को ले भी गया, लेकिन जैसे ही वो पानी के पास पहुंचे, मतलब कि समुद्री इलाके में पहुंचे, जॉर्ज ने नोटिस किया कि उसका जहाज अब थ्रस्ट खो रहा है, अब वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता और धीरे धीरे उसका जहाज अब नीचे आता जा रहा है। जॉर्ज ने पहले भी ऐसी सिचुएशंस को कई बार हैंडल किया था जिसमें उसके जहाज के अंदर आग लग गई थी, तो उसने इन सारे पिछले कारनामों से सिर्फ यही सीखा था कि कभी भी अगर जहाज में आग लग जाए और आप दुश्मन के इलाके में हो तो जितना हो सके दुश्मन के इलाके से अपने जहाज को दूर लेकर जाओ और तब उसे इजेक्ट करो, इससे आपके बचने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ऐसा इसलिए कि अगर इन्होंने जल्दी ही अपने जहाज से इजेक्शन ले ली और ये लोग जाकर पानी में गिर गए तो ये बहुत पास होंगे अपनी दुश्मनी सेना के, और दुश्मनी सेना वाले अपने नौकाओं को ले जाकर इनको कैप्चर कर लेंगे, बंदी बना लेंगे। इसलिए जॉर्ज लीवर पकड़कर बार बार बोल रहा था कि रुको रुको रुको, अभी मत कूदना, अभी बिल्कुल मत कूदना, अभी हम बहुत ज़्यादा पास हैं। जबकि डैड और टैल पीछे बैठे बैठे देख रहे थे कि आसपास और जितने उनके साथी जहाज थे जो उड़ रहे थे यहाँ, उनके साथ गए थे इस मिशन पर, उनके जहाज को भी काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा डैमेज हुआ था और उनके अंदर बैठे हुए क्रू मेंबर्स सभी लोगों ने इजेक्ट करना शुरू भी कर दिया है, बट जॉर्ज अभी भी मना कर रहा था कि अभी मत करना, मैं जहाज को और ज़्यादा आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जॉर्ज किसी तरीके से अपने जहाज को थोड़ा आगे तक और भी ले आया, बाकी जो क्रू मेंबर से पीछे ही उनके कूद चुके थे। जॉर्ज का जहाज सबसे आगे था। सो फाइनली अब उनका जहाज धीरे धीरे नीचे आते आते इतना नीचे आ चुका था कि अब और ज़्यादा रुका नहीं जा सकता था। फाइनली जॉर्ज ने कहा अपने दोनों साथियों को कि हाँ, अब टाइम आ चुका है इजेक्ट करने का। जॉर्ज ने अपने लीवर्स को छोड़ा, सारे जो भी वो कंट्रोल्स हैं उनको छोड़ा, अपने सिर के ऊपर से हेलमेट उतारा जो उसने उस टाइम पर पहना हुआ था और साइड में मौजूद खिड़की उसको खोला। उस टाइम पर ये इजेक्शन सीटें नहीं होती कि बटन दबाया सीट ऊपर आ गई और बाहर पायलट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं था। उस टाइम पर दरवाजा खोलकर बाहर कूदना होता था, चलते प्लेन से, उड़ते हुए प्लेन से। और जैसे ही जॉर्ज ने अपना दरवाजा खोला, जॉर्ज नीचे देख सकता था कि पानी उसके बहुत ज़्यादा करीब है। वो नीचे गिरे और साथ में प्लेन भी उसके ऊपर ही आकर गिरे, इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। बट जॉर्ज ने फाइनली अपनी हिम्मत दिखाई। जॉर्ज ने अपने साइड वाला दरवाजा खोला, उसके अंदर बाहर मुंह निकाला, लेकिन बाहर मुंह निकालते ही हवा के प्रेशर से उसका सिर सीधा जाकर पीछे जहाज की बॉडी पर जाकर लगा। बट फिर भी जॉर्ज ने अपनी सीट को छोड़ा और नीचे की तरफ कूद चुका था। बाहर कूदते ही उसका पैराशूट भी खुल चुका था और जल्दी ही तकरीबन 7 से 8 सेकंड के अंदर ही वो नीचे पानी को भी टच हो चुका था। अब जैसे ही जॉर्ज पानी को टच हुआ, उसका पूरा का पूरा पैराशूट उसके ऊपर ही आकर गिरा। जॉर्ज ने उस पैराशूट को अपने हाथ से हटाने की कोशिश करी। पैराशूट कोई छोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है। जॉर्ज ने फाइनली उस पैराशूट को हटाकर अपने कंधे पर बंधा हुआ उसके स्ट्रैप्स को अलग किया और आगे का व्यू लेने लगा कि आखिर वो है कहाँ पर, उसकी लोकेशन क्या है। तब जॉर्ज को और कोई तो नहीं दिखा, लेकिन उसका प्लेन अभी ऊपर से आते हुए सीधा उसकी आंखों के सामने पानी के अंदर जाकर क्रैश हुआ। लेकिन क्रैश होने के टाइम पर उस प्लेन के अंदर ऐसा सिस्टम लगा हुआ था, बाहर उसके एक लाइफ बोट बंधी हुई थी। अब जैसे वो पानी को टच हुआ, वो लाइफ बोट अपने आप इन्फ्लेट हो चुकी थी। जॉर्ज ने तुरंत हाथ मारने शुरू किए क्योंकि उसको पता था कि उसको ये लाइफ बोट ही अब जो बचा सकती है। जॉर्ज ने तुरंत उस लाइफ बोट को पकड़ा, अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर उस लाइफ बोट के ऊपर चढ़ा। इधर उधर देखने लगा कि आखिर डैड और टेल कहाँ गए, वो भी तो उसके साथ ही कूदे थे। बट आसपास उसके अलावा और उसको कोई भी नहीं दिखा। डैड और टेल कहीं दिख ही नहीं रहे थे। जॉर्ज ने डैड और टेल का नाम ले लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसको रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं मिला। बट जैसे उसने अपना चेहरा आइलैंड की तरफ घुमाया, आइलैंड उसको क्लियरली दिख रहा था। बेशक वो उससे कई किलोमीटर दूर था, लेकिन उसको क्लियरली दिख रहा था। और तब उसने आइलैंड से कुछ चीज धीरे धीरे बड़ी होती हुई देखी। उसका ध्यान उसी आइलैंड के ऊपर क्लियरली था और उसने नोटिस किया कि जापान की 3 पेट्रोल बोट्स बहुत ही तेजी से उसके पास आ रही हैं। जॉर्ज समझ चुका था कि ये पेट्रोल बोट्स ऐसे ही नहीं आ रही, बल्कि उसको बंदी बनाने के लिए आ रही हैं और साथ में जितने और भी लोग आसपास कूदे होंगे, उसके जैसे जितने भी सैनिक होंगे, उनको पकड़ पकड़ कर ये बोट के अंदर डालेंगे और अपने साथ आइलैंड के ऊपर लेकर जाएंगे। जॉर्ज ने तुरंत अपनी उल्टी साइड में घूमकर आगे उस लाइफ राफ्ट के ऊपर झुककर, क्योंकि अब उस लाइफ राफ्ट में कोई इंजन तो था नहीं जिससे वो उसको स्टार्ट करके वहां से भाग सके, तुरंत वो आगे की तरफ झुका और उसने हाथ मारने शुरू कर दिए पानी के अंदर ही, ताकि वो जितना हो सके इस जगह से दूर जा सके। इन जापानीज का ये जो पेट्रोल बोट्स हैं ये उसको ना देख पाए और जाते जाते वो रास्ते में बार बार डैड ओ टेल डैड टेल डैड टेल चिल्ला रहा था ताकि वो उसकी आवाज सुने और उसके पास आ जाए। लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं था कि डैड और टेल कभी उस जहाज से कूद ही नहीं पाए। वो उस जहाज के साथ ही समुद्र के अंदर चले गए। वो इस क्रैश को सरवाइव नहीं कर पाए। उन दोनों की जान उसी क्रैश के अंदर जा चुकी थी। जॉर्ज बार बार हाथ मारते हुए आगे की तरफ जाए जा रहा था, जितना हो सके इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था। बट अब उसके हाथ भी थक चुके थे। 20 साल का लड़का है, ज़्यादा कुछ एज भी नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही बहादुरी का काम किया। बट अब थके हुए हाथों को लेकर जॉर्ज अपने उसी बोट के ऊपर आराम से बैठ गया, क्योंकि उसको 2 बातें समझ में आ चुकी थी। एक, उसके दोस्त आसपास नहीं हैं जो उसकी मदद कर सके, और दूसरी बात, ये जो पेट्रोल बोट्स हैं जापान की, ये कभी भी उसके पास आकर उसको कैप्चर कर लेंगे, उसको बंदी बनाकर अपने साथ ले जाएंगी। जॉर्ज अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा था, क्योंकि उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि शायद डैड और टेल कूदे ही ना हो जहाज़ में, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था। कहीं डैड और टेल को ये ना लगा हो कि वो कूदे और उनका पैराशूट ही ना खुले और वो सीधा समुद्र के अंदर जाकर गिरे और उससे उनकी मौत हो जाए। इस डर में वो शायद ना ही कूदे हों। अंदर ही अंदर जॉर्ज को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था कि उसकी वजह से वो नहीं कूदे। वो तो बार बार बोल रहे थे कि आसपास के और क्रू मेंबर कूद चुके हैं, हमें भी कूद जाना चाहिए, लेकिन मेरी जिद थी कि मैं प्लेन को थोड़ा और आगे ले जाऊं, और इसी वजह से उनकी जान चली गई। दूसरा थॉट जॉर्ज के मन में यही था कि उसकी पत्नी,
उसकी पत्नी को वो दोबारा कभी देख पाएगा या नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने एक बार बंदी बना लिया तो यहाँ उसकी मौत निश्चित है। जॉर्ज धीरे धीरे उन बोट्स को अपने पास आता हुआ देख ही रहा था कि तभी उसको ऊपर से एक बहुत बड़े जहाज की आवाज सुनाई दी, और ये जहाज अमेरिकन सेना का था। और उस अमेरिकन सेना के जहाज ने सीधा जाकर पेट्रोल बोट जो भी आसपास के सैनिकों को उठा रही थी, इनके ऊपर बॉम्ब्स गिराने शुरू कर दिए। और इस टाइम पर जॉर्ज को लगा कि ओ माय गॉड, क्या उसकी किस्मत है, कितनी बढ़िया किस्मत है। अब इस टाइम पर जॉर्ज के अंदर भी जोश भर चुका था। फाइनली उसको लगा कि वो रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जॉर्ज ने अगेन अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए इस जगह से दूर जाने के लिए, ताकि ये कहीं बॉम्ब का इंपैक्ट उसके ऊपर आकर ना लगे। जॉर्ज आने वाले 2 घंटों तक, लिटरली 2 घंटों तक अपने हाथ समुद्र के अंदर मारता रहा उस जगह से दूर जाने के लिए। बट इतनी देर तक हाथ मारते मारते जॉर्ज लिटरली पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था। अब उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो सांस भी ठीक से ले ले। हाथ चलाने की तो दूर की बात, जॉर्ज पूरे तरीके से एग्जॉस्ट होकर अपनी राफ्ट के ऊपर ही अपना सिर लेकर पड़ गया आराम से कि जो होगा देखा जाएगा। और तभी उसने अपने साइड में से कुछ बहुत बड़ी चीज इस समुद्र के नीचे से उठती हुई उसकी आवाज सुनी। और जैसे ही जॉर्ज ने अपना मुंह हिलाकर देखा, एक बहुत बड़ी चीज लिटरली समुद्र के पानी से ऐसे बाहर निकल रही थी। और ये चीज कुछ और नहीं बल्कि अमेरिकी सबमरीन थी, जिसने जॉर्ज को स्पॉट कर लिया था। और ये सबमरीन अब जॉर्ज को ही रेस्क्यू करने के लिए बाहर आई थी। अब ये जो फोटो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये रियल फोटो है। जिस टाइम पर वो सबमरीन बाहर आई, उस सबमरीन के ऊपर वाला जो वो मेन गेट होता है, उस गेट से इस सबमरीन के क्रू मेंबर्स बाहर निकले, जिन्होंने जॉर्ज को हाथ देकर पकड़ा और सबमरीन के ऊपर खींचा, अंदर बैठाया और इस जॉर्ज को रेस्क्यू किया गया। ये वही फोटो थी। जॉर्ज ने सब कुछ बताया क्रू मेंबर्स को कि उनका क्या क्या कुछ हुआ। उसके साथ 2 क्रू मेंबर्स थे, डैड और टेल। इनका पता नहीं चल रहा वो कहाँ पर है। इसके अलावा सबमरीन वालों ने जब सारे अपने ये मिशन पूरा हुआ और वापस अपनी वो बेस के ऊपर गए, वहाँ जाकर सबकी गिनती की गई कि आखिर कितने बंदों की मौत हुई है, कितने लोग कैप्चर किए गए हैं। तो टोटल 8 नाम ऐसे आए, जिसमें इन 8 सैनिकों को उन जापान के सैनिकों ने बंदी बना लिया था, अपने पास रखा था। अमेरिकी सरकार ने इन 8 लोगों को भी मरा हुआ पब्लिक में बताया, न्यूज में बताया कि हमारे 8 सैनिक इस तरीके से मर गए। कुछ एक समुद्र के अंदर डूब के मर गए, कुछ एक को जापानीज सोल्जर्स ने मार दिया। लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स कि उनको कैसे मारा गया वो कभी भी अमेरिकी सरकार या फिर अमेरिकी सेना ने किसी को नहीं बताया। बट अमेरिकी सरकार को बहुत अच्छे से पता था कि उनके 8 सैनिकों के साथ क्या कुछ हुआ। और वो जो डिटेल्स निकल कर आई थी, इन डिटेल से अमेरिकी सरकार इतनी ज्यादा डर गई कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसको सीक्रेट रखना है, ये कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए। स्पेशली इन लोगों के, ये जो 8 लोग हैं, इनके परिवार वालों के सामने, क्योंकि वो तो लिटरली ट्रॉमा में चले जाएंगे कि उनके बच्चों के साथ ये सब कुछ हुआ। बट सन 2004 आते आते अमेरिका का एक बुक राइटर जिसका नाम जेम्स था, उसके हाथ जापान की सेना के वो ट्रांसक्रिप्ट्स थी, कुछ बहुत ही टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जो उसके हाथ लग गए। और जब उसने पढ़ा, उसके अंदर लिखा हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उन 8 लोगों के साथ क्या क्या कुछ हुआ था। जब उसने वो सब कुछ पढ़ा तो लिटरली वो भी इतना ज्यादा हैरान था कि उसको इसके ऊपर एक बुक तक लिखनी पड़ी। इन 8 सैनिकों के साथ क्या हुआ, इसकी पूरी डिटेल एक्चुअल में जॉर्ज ने बताई थी। और अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ये सच में बहुत ज़्यादा ब्रूटल थी। सो असल में जैसे सारे जहाज़ वो उड़ान भरे और बाद में उन जहाज़ों के अंदर गोलियां लगने की वजह से वो बहुत ज़्यादा छलनी हो चुके थे, जॉर्ज का प्लान था वो अपने जहाज़ को जितना हो सके आगे की तरफ लेकर जाए। बट इनमें से बहुत सारे ऐसे जहाज़ भी थे जिनमें जो क्रू मेंबर्स बैठे हुए थे उनको वेट नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता था कि जल्दी से जल्दी नीचे कूदना है। अगर टाइम पे नहीं कूदे तो वो इसी जहाज़ के अंदर ही मर जाएंगे। सो बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो पहले ही इसी आइलैंड के पास जब उनके जहाज़ से वो उसी टाइम पर कूद गए और सीधा वो पानी में आकर गिरे। कुछ लोग उसमें से मर गए, जो कुछ एक का पैराशूट नहीं खुला। और तकरीबन 8 लोग, टोटल 8 लोग पेट्रोल बोट्स जापान की पहुंच चुकी थी उन 8 लोगों के पास, और उनको उठा लिया, उनको अपनी बोट में लादकर सीधा इस आइलैंड के ऊपर लेकर आए। जैसे ही 8 सैनिक इस आइलैंड के ऊपर पहुंचे तो सामने इनके बहुत बड़ी सेना थी जापान की। अब आप सोच कर देखिए, एक व्यक्ति जो आपको पिछले कई महीनों से परेशान कर रहा हो, आपको हर थोड़ी देर बाद आकर कोई चोट मार कर जाता हो, तो आपको गुस्सा आएगा, आप उसके दुश्मन बन जाओगे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ भी था। इतने सारे हजारों सैनिकों ने जब देखा कि ये 8 लोग, 8 अमेरिकन सैनिक जिंदा पकड़े गए हैं, ये लिटरली इन 8 अमेरिकन सैनिकों के ऊपर अपना पिछले कुछ महीनों का गुस्सा उतारना चाहते थे। आप खुद सोच कर देखिए, वो 8 अमेरिकन सैनिक अपने हालात के ऊपर थे, उनको कोई बचाने नहीं आने वाला, उनके पास कोई भी सुरक्षा नहीं है, तो उनके साथ अब आगे क्या क्या कुछ हो सकता था। पकड़े जाने के 24 घंटों के अंदर ही इन 8 लोगों को अगले दिन एक बड़े सारे मैदान के अंदर लेकर आया गया, जहां हजारों सैनिकों की भीड़ पहले से खड़ी थी, जापान वाले सैनिकों की। और इन 8 अमेरिकन सैनिकों को इस मैदान के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा किया गया। और इनमें से ही एक था 19 साल का मार्व मर्चेंट नाम का वो गनर, जिसका मेनली काम था
प्लेन के पीछे बैठकर दरवाजे से देखते हुए अपनी बंदूकें चलाना, नीचे जापान के सैनिकों को मारना। सबसे पहले जापानी सेना के अधिकारियों ने इस मार्व मर्चेंट को ही चुना, इसको पकड़कर आगे की तरफ लेकर आए और अपने कुछ सैनिकों को कहा कि इसको पकड़कर लेकर जाओ, जंगल में इसको एक पेड़ के साथ बांध दो। तभी मार्व मर्चेंट को पीछे हाथ बांधकर आगे की तरफ लेकर जाया गया। जंगल में एक अच्छे से पेड़ को देखकर उसको बांध दिया गया और तब इस जापान के कमांडर ने कहा कि एक काम करो, जितने भी सैनिक है ना, अच्छे से इसको कूट लो, तोड़ लो, फोड़ लो, जो तुमसे होता हो करो। इसका पूरा दिन इस मार्व मर्चेंट को जापान के सैनिकों ने जी लगाकर तोड़ा और हद तो तब हो गई जब बाकी बचे हुए 7 अमेरिकन सैनिकों को आसपास ही खड़ा किया गया था ताकि वो देखे कि आखिर अब इस मार्व मर्चेंट के साथ होता क्या है। पूरा दिन उन लोगों ने मार्व मर्चेंट को पीटते हुए देखा। पूरा तरीके से मार्व मर्चेंट खून से लथपथ हो चुका था, उसके दांत लगभग सारे टूट चुके थे, वो बेसुध हालातों के अंदर उस पेड़ से लटका हुआ था, उसका मुंह पूरे तरीके से नीचे लटक चुका था, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अपना मुंह उठा भी ले। रात के टाइम पर वही जापान का कमांडर वापस आया, उसने देखा कि मार्व की हालत सच में बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है। तब उसने अपने सैनिकों को कहा कि मार्व को खोल दो और इसको अपने साथ लेकर चलो, बाकी बचे हुए 7 अमेरिकन सैनिकों को यहीं खड़ा रखो, सिर्फ इस मार्व को अपने साथ लेकर चलो। जापान के सैनिकों ने मार्व को अपने कंधों पर उठाया और उसको घसीटते हुए आगे जंगल में लेकर गए। जंगल में एक फ्रेशली गड्ढा खोदा गया था, ताजा तरीन गड्ढा, और उस गड्ढे के पास ले जाकर मार्व को खड़ा किया गया और उस गड्ढे के दूसरी साइड एक जापान का सैनिक खड़ा था जिसके हाथ में एक बड़ी सारी तलवार थी और वो लिटरली मार्व को आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। मार्व ने भी अपना चेहरा उठाकर उस सामने मौजूद जापानी सैनिक को देखा जिसके हाथ में तलवार थी। मार्व समझ चुका था कि उसका एंड अब आ चुका है, फाइनली अब उसको और ज्यादा दर्द झेलना नहीं पड़ेगा, वो यहीं मर जाएगा। बट मार्व ने अपनी अंतिम इच्छा इन जापान के सैनिकों को बताई कि अब तुम मुझे मारने ही वाले हो तो प्लीज एक सुट्टा पिला दो, मैं आराम से सुट्टा पीना चाहता हूँ। जापान के सैनिकों ने उसे एक सुट्टा दिया, बहुत ही कामली, बहुत ही शांति से मार्व ने वो सुट्टा पूरा फूका और तब उस तलवार वाले सैनिक ने कहा कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। मार्व घुटनों के बल बैठ चुका था। वो जापान का सैनिक उसके पास आया, उसके हाथ में काले रंग का कपड़ा, और वो काले रंग का कपड़ा उसने पूरा मार्व के मुंह के ऊपर लपेट दिया और कहा कि अपनी गर्दन ऐसे ऊपर की तरफ कर लो ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। मार्व को जैसा कहा गया मार्व ने वैसा ही किया, उसने अपनी गर्दन ऊपर की तरफ करी और जल्दी ही उस तलवार वाले सैनिक ने एक बहुत ही जोरदार वार किया। मार्व का मुंह उसके शरीर से कटकर नीचे कब्र में गिर चुका था। तब इन जापानी सैनिकों ने उठाकर इसकी बाकी बची हुई लाश को उस कब्र के अंदर गिराया और ऊपर से सारी मिट्टी डाल दी और उस गड्ढे को भरकर यहाँ से चले गए। उसी रात इस आइलैंड के ऊपर जापानी सेना का एक बहुत ही बड़े पद के ऊपर तैनात जनरल ताचिकामा वो भी मौजूद था और जैसे उसने रात को अपने 2-2 लवली पैग लगाए, उसको सुरूर बन चुका था और उसको पता था कि ऐसे 8 सैनिक यहाँ कैप्चर किए गए हैं अमेरिका के और उनमें से एक की जान भी ले ली है। असल में ताचिबाना पूरी जापानी सेना के अंदर बदनाम था सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उसका टॉर्चर का तरीका बहुत अलग था। जितने भी जापान ने आज तक सैनिक और देशों के सैनिकों को बंदी बनाया था उनके ऊपर ये टॉर्चर बहुत ज्यादा गंदा करता। दारू पीते पीते इस ताचिबाना ने अपने पास जितने भी सैनिक खड़े थे उन सबको अपने पास बुलाया और कहा कि देखो अब टाइम आ चुका है तुमको प्रूव करने का कि तुम सच में असली फाइटर हो। सभी सैनिकों ने पूछा कि जनाब बताओ कैसे प्रूव करें। तब कहा इसने कि अंदर से जाओ, जो हॉस्पिटल है ना हमारा उसके अंदर सर्जन बैठा हुआ है, सर्जन को बुला कर लेकर आओ। सर्जन आ चुका था। सर्जन को समझाया कि उस जंगल में जाओ, उस कब्र को खोदो और ये जो मार्व दफनाया है उसकी लाश में से उसकी जांग को काट कर लेकर आओ। उस डॉक्टर ने भी वही किया जो इस ताचिबाना ने कहा। डॉक्टर अपने साथ औजार लेकर उस कब्र के पास गया, कब्र को खोदा और अंदर मौजूद सिर कटी हुई लाश से मार्व की जंगा को काटने लगा। उसकी जांग को पूरे तरीके से काट कर 2 अलग अलग थालियों में रखकर वो ताचिबाना के पास लेकर आया और इस ताचिबाना ने दोनों जांगों को देखकर सामने खड़े हुए अपने सैनिकों को कहा कि असली फाइटर तुम तभी बनोगे जब तुम इन इंसानी मांस को खा लोगे। और ताचिबाना ने कहा कि तुमको ऐसे कच्चा ही नहीं खाना है, इसकी सब्जी बनवा कर लाते हैं। दोनों वो जंगा काटी हुई बेचारे मार्व की वहाँ मौजूद कुक को दी। कुक ने उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको अच्छे से धोकर बहुत ही लजीज उनकी डिश वो तैयार करी जिसके अंदर सोया सॉस वगैरह और साके वगैरह डाला हुआ था। वहाँ की ये हैं आइटम्स जो वो डालते हैं, खाते हैं बड़े चाव से। तो एक बहुत ही बढ़िया सब्जी सी बनाई और उस सब्जी को लाकर अपने सभी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स के सामने रखा। जितने भी सैनिक खड़े थे उनको उनके सामने रखा और सभी ने बहुत ही चाव से खाया। कमाल की बात यहाँ ये थी कि सब्जी इन सभी लोगों को इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी कि सभी ने ताचिबाना को कहा कि मज़ा नहीं आया, थोड़ी और हो जाती तो मज़ा आ जाता। ताचिबाना ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी सर्जन को दोबारा भेजते हैं और उसके शरीर से थोड़ा और मांस कटवा कर लेकर आते हैं। सर्जन दोबारा गया। बेचारे मार्व की अब
जो एक पिंडियाँ थी उन पिंडियों को काटने के साथ साथ उसके बाइसेप्स वगैरह हाथों से जितना मांस हो सकता था मोटा मोटा वो सारा काट कर लेकर आया और अगेन लाकर कुक को दिया। कुक ने अगेन सब्जी बनाई और उस पूरी रात इन सभी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स ने उस सब्जी को खाया। अभी जो बाकी 7 सैनिक बचे हुए थे उनके साथ कुछ भी नहीं किया गया, उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाकर रखा गया, उनको कैदी खाने में रखा गया। लेकिन इस 1 महीने के अंदर अंदर इस टाचिबाना ने लिटरली पूरे के पूरे मार्व को कंज्यूम कर लिया। ना सिर्फ खुद ने बल्कि उसके जितने भी बड़े बड़े साथी थे सबने खाया, क्योंकि इस टाचिबाना के साथ साथ इन सभी सैनिकों को लग रहा था, क्योंकि ये सारे के सारे सुपरस्टिशियस थे, इनको लगता था कि अगर हम इंसानी मांस खा लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, इनके पेट के लिए अच्छा है, इनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस मिलेगी, इनके अंदर पावर आ जाएगी। इस बीते हुए 1 महीने के बाद टाचिबाना ने फाइनली सभी अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा कि बाकी बचे हुए 7 सैनिकों को लेकर आओ उसी मैदान में। टाचिबाना अपनी कुर्सी डालकर बैठ चुका था, वही एक बड़ा सारा खंबा बीच में लगाया गया और 7 अमेरिकन सैनिकों को इस मैदान के अंदर लेकर आया गया। और इन्हीं 7 सैनिकों में एक था 25 साल का फ्लॉयड नाम का बंदा, जो कि मिजोरी से था और वो लड़ने के लिए अपने देश की तरफ से यहाँ आया था और जापान ने उसे बंदी बना लिया। फ्लॉयड को इस ग्रुप में से खींचकर लेकर आया गया और इस खंबे के साथ बांधा गया। और इस टाचिबाना ने अपने पास खड़े सैनिकों को ऑर्डर दिया कि एक काम करो, तुम्हारे पास जो गन है ना, इसको ऐसे नहीं मारना, गोली नहीं मारनी, तुम्हारे पास जो गन है उसकी जो बट है ना, उस बट से इसके ऊपर वार करो, इसको तड़पा तड़पा कर मारो। आसपास खड़े हुए सभी सैनिकों ने अपनी गन्स के बट को पकड़ा और सीधा जाकर इस फ्लॉयड के ऊपर टूट पड़े। इन बट से होने वाले वार इतने ज्यादा घातक थे कि बेचारे फ्लॉयड की छाती के अस्थि पिंजर अंदर ही अंदर पिचक चुके थे, उसके सारी हड्डियां छाती की टूट चुकी थी, उसका दिमाग फट चुका था, उसके सिर से बहुत भयंकर खून निकल रहा था, छाती उसकी चिर चुकी थी और अल्टीमेटली फ्लॉयड मौके पर ही मर गया। ज़्यादा देर उसने सर्वाइव नहीं किया। जैसे ही टाचिबाना ने देखा कि फ्लॉयड मर चुका है, उसकी लाश को खुलवाया गया, खंबे से नीचे लेटाया गया। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि सर्जन भी इस टाचिबाना के पास ही खड़ा था। ये साथ में लेकर आया था टाचिबाना अपने, और सर्जन ने अपने औजार प्लेट के अंदर सजा रखे थे और उस टाचिबाना ने ऑर्डर किया कि सर्जन जाओ, इसका गॉल ब्लैडर और साथ में लीवर, स्पेशली ये चीज़ें बाहर निकालो। जबकि बाकी बचे हुए 6 और सैनिक ये सब कुछ देख रहे थे कि फ्लॉयड के साथ क्या क्या कुछ हो रहा है। जल्दी वो सर्जन अपने औजार लेकर उस लाश के पास गया फ्लॉयड की, उसके कपड़ों को खोलकर उसके पेट के पास से उसका गॉल ब्लैडर और लीवर दोनों बाहर निकाल लिया। इस गॉल ब्लैडर और लीवर को इस सर्जन ने फॉइल पेपर के अंदर लपेटा और जाकर सीधा टाचिबाना को दिया। टाचिबाना ने खड़े होकर कहा कि ये आज का अंतिम एग्जीक्यूशन नहीं है, इसके बाद भी एक होना है। अब जैसे ये बात सुनी बाकी 6 लोगों ने, जो 6 सैनिक बचे हुए थे उन लोगों ने सुनी, तो सभी एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे कि अगला नंबर किसका है। और अब अगला नंबर होने वाला था 22 साल के अर्ल वॉन का, जो कि टेक्सास अमेरिका का रहने वाला था और अपने देश की तरफ से जापानी सेनाओं के साथ लड़ने के लिए आया था। टाचिबाना ने तुरंत ही 2 सैनिकों को ऑर्डर दिया, वो दोनों सैनिक जाकर अर्ल को पकड़कर लेकर आए और उस खंबे के साथ बांध दिया। लेकिन अर्ल बार बार चिल्ला रहा था, वो बोल रहा था कि उसको धीरे धीरे नहीं मारना, उसको तड़पा तड़पा कर मत मारना। लो, मैंने अपनी गर्दन ऐसे सीधा कर दी तुम्हारे आगे, तुम इसको तुरंत काट दो, काम खत्म करो, तड़पाना मत मुझे। बट फिर भी बहुत सारे सैनिकों ने आकर उसके ऊपर वार करना चाहा, लेकिन बार बार ये अर्ल थोड़ा छटपटा रहा था, जिस वजह से जापानीज सेनाओं के जो लोग थे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। और वही तलवार वाला व्यक्ति आगे की तरफ आया और उसने पकड़ कर सीधा बेचारे अर्ल के बालों को, उसको ऊपर की तरफ किया गर्दन को, और सीधा अपनी तलवार उठाकर एक ही झटके में अर्ल की गर्दन शरीर से अलग कर दी। जिसके बाद अगेन टाचिबाना ने सर्जन को ऑर्डर दिया कि इसका भी गॉल ब्लैडर और लिवर निकाल कर लेकर आओ। सर्जन अगेन भागा भागा उस लाश के पास गया, कपड़े उतार कर वही पेट काट कर लीवर और गॉल ब्लैडर बाहर निकाला, उसको फॉइल पेपर में लपेटा, प्लेट के अंदर रखकर सीधा ले जाकर टाचिबाना को दिया। और टाचिबाना ने अपने कुक को बुलाया। अब 2 गॉल ब्लैडर और 2 लीवर कुक को दिए, कहा कि जाओ इसको तैयार करो, सब्जी बनाओ। अब बाकी बचे हुए 5 और जो लोग थे वो देख रहे थे कि आखिर यहाँ पर क्या क्या कुछ हुआ इन सैनिकों के साथ। उनका हाल भी यही होने वाला है, बट उनका ये हाल उस दिन तो नहीं होने वाला था। उस दिन सिर्फ इन्हीं दोनों, ये जो फ्लॉयड और अर्ल को मारा गया था, इन्हीं दोनों के साथ इस पूरी जापानी सेना ने पार्टी करी, इन दोनों के शरीर को पूरा कंज्यूम किया। सभी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स ने तो अपनी सब्जियां जो बनी थी वो पैक करवा कर वो घर तक लेकर गए, जहां उनके बीवी बच्चे भी साथ में उन्होंने खाया। हद थी इन लोगों की कि कैसे ये लोग इन सैनिकों को खा गए। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये भी तो सैनिक ही हैं, ये भी अपने देश की तरफ से लड़ रहे हैं, वो भी अपने देश की तरफ से लड़ रहे थे। ऐसे इनह्यूमेन होना ये कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होता। सैनिकों की भी एक मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सारी मर्यादाओं को तोड़ा गया। बट आने वाले दिनों में बाकी जो 5 बचे हुए सैनिक थे उनको भी एक एक करके सेम स्टाइल के अंदर, बिल्कुल सेम स्टाइल में
उनको भी बट से पहले मारा गया और बाद में उनकी गर्दन काट कर उनका भी गॉल ब्लैडर और लीवर निकाला गया। उनके भी पूरे शरीर को इन लोगों ने, इन जापानी सेनाओं ने कंज्यूम किया। 8 के 8 सैनिक जिनको जिंदा पकड़ा था, अब वो सुबह सुबह इन सैनिकों ने, जापानी सेनाओं ने खाकर उनको हग दिया। उन 8 लोगों का तो लिटरली अंतिम संस्कार तक भी नहीं हो पाया। बट बाकी जो 5 मारे गए थे, इनमें से एक की स्टोरी सच में और ज़्यादा दिल दहला देने वाली थी। इन 6 लोगों को पहले टॉर्चर करके उनकी गर्दन काटी गई थी और बाद में उनके शरीर से ऑर्गन्स को बाहर निकाला गया था। बट बाकी बचे हुए 5 में से एक सैनिक को, जो सबसे लास्ट वाला था, उसको पोल से बांधा गया और डायरेक्ट उसका सिर नहीं काटा गया गर्दन से, बल्कि उसको जिंदा ही पहले तड़पा कर उसको टॉर्चर किया गया। और बाद में इस ताचिबाना ने ऑर्डर दिया कि जिंदा ही इस सैनिक के शरीर से ऑर्गन्स बाहर निकालो, क्योंकि मुझे आज फ्रेश ऑर्गन्स खाने हैं, ये प्रिजर्व करके रखे हुए फॉइल पेपर में लिपटे हुए नहीं, मुझे बिल्कुल रॉ चाहिए। क्या आप इस बात के ऊपर बिलीव करेंगे कि बेचारे उस लास्ट सैनिक के हालत तो कुछ ऐसी थी कि उसका दिल धड़कता हुआ बाहर लिटरली विजिबल था। वो इस हालत के अंदर मारा गया, उसकी जान इस तरीके से ली गई, तड़पा कर। पहले उसके पैरों को काटा गया, पैर में से मांस को काटा गया, उसके पेट को काटा गया, पेट के जो अंतड़ियाँ थी वो बाहर लटक रही थी, उसका दिल ऊपर से 80 पिंजर जब काट कर चीरा गया तो उसका दिल धड़क रहा था, वो जिंदा था, लेकिन लिटरली वो अंदर से मर चुका होगा जब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा होगा, क्योंकि इस ताचिबाना को फ्रेश मीट चाहिए था। खैर, जब ये युद्ध खत्म हुआ और जब जापान के लोगों को भी पता चला कि ये सब कुछ हुआ था वहाँ पर, बट ये खबर अमेरिका तक नहीं पहुंची, तब इस ताचिबाना का कोर्ट मार्शल किया गया कि आखिर ये इतना अमानवीय कार्य कर कैसे सकता है। सो इस ताचिबाना को अल्टीमेटली गिल्टी माना गया। इस ताचिबाना के साथ साथ और भी कुछ हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे जिनको इसमें दोषी माना गया कि उन्होंने 8 प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ इतना गंदा काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। खैर, अल्टीमेटली इन ताचिबाना के साथ साथ और भी जो हाई रैंकिंग ऑफिसर थे जिन्होंने उन सैनिकों को खाया था, उन सभी को सज़ा मिली और इनको भी सज़ा मौत की ही दी गई। इनको मौत दी गई फांसी पर लटका कर, बट इनके शरीर को खाया नहीं गया, इनके जस्ट शरीर को दफना कर इनका अंतिम संस्कार भी किया गया। इसके अलावा भी जो लोग जिन्होंने सिर्फ देखा था या फिर पार्टिसिपेट किया था कुछ तरीकों से, जो कुछ सैनिकों ने जिन्होंने खाया नहीं था ये माल, वो सब्जी खाई नहीं थी, बट उन्होंने जाने अनजाने में किसी तरीके से पार्टिसिपेट किया था, उनको भी इस ट्रायल के अंदर खड़ा किया गया, उनको भी गिल्टी पाया गया, लेकिन उनको मौत की सजा की बजाय 8 सालों की जेल सुनाई गई। अब आप सोच कर देखिए, 2004 में ये खबर सारी बाहर निकल कर सामने आई, अमेरिका वालों को भी 2004 में पता चला, और जॉर्ज जो कि उस दिन बच गया था, सबमरीन ने उसको रेस्क्यू कर लिया। जॉर्ज इस टाइम पर 80 साल का हो चुका था जब उसको पता चला कि आखिर उस दिन चीचीजिमा आइलैंड के ऊपर क्या हुआ था, कैसे 8 सैनिक उसके साथ उड़े थे और उनको उठाकर वो लोग ले गए, वो कैसे बाल बाल बचा था मौत के मुंह में जाते जाते। और जॉर्ज ने 80 सालों की उम्र में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उसने अपने सारी डिटेल बताई कि आखिर उसने उस दिन क्या क्या कुछ देखा था, क्या क्या कुछ फील किया था। अल्टीमेटली जॉर्ज ने अपनी गिल्ट भी बताई कि मुझे आज भी पछतावा होता है कि अगर मैं भी मर जाता तो मुझे आज ये पछतावा नहीं होता, लेकिन मेरी वजह से मेरा क्रू मेंबर्स, दोनों क्रू मेंबर्स डैड और टेल, उनको भी जान गंवानी पड़ी और मैं बच गया। अल्टीमेटली मुझे भी उस दिन मर ही जाना चाहिए था। और कमाल की बात यह है कि आप इस जॉर्ज को बहुत अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जॉर्ज HW की, जो कि अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति भी थे। जी हाँ, ये वही जॉर्ज थे जिन्होंने वो उड़ान भरी थी और वो किस तरीके से बचकर बाहर निकल कर आए थे। ये वही जॉर्ज थे जो आने वाले टाइम में 41वें राष्ट्रपति बने। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि 48वें के बाद 43वें राष्ट्रपति इन्हीं जॉर्ज HW के बेटे जॉर्ज बुश, वो अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति बने। इन दोनों राष्ट्रपतियों का नाम अमेरिका के इतिहास में नहीं लिखा जाता अगर उस टाइम पर बड़े वाले जॉर्ज ने कुछ सेकंड्स पहले वो अगर अपने जहाज से कूद जाते तो ये दोनों राष्ट्रपति अमेरिका को देखने के लिए नहीं मिलते, कोई और ही होता इनके जगह पर। बट कुछ सेकंड्स तक और जॉर्ज ने उस टाइम पर अपने प्लेन को कंट्रोल करके रखा, तो थोड़ी आगे जाकर गिरा, जिस वजह से जापानीज बोट्स उस तक नहीं पहुंच पाई और अमेरिकी सहायता उसके पास पहले पहुंच गई। सो आप मुझे बताइए कि आपको इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है। देखो, युद्ध तो होते रहते हैं देशों के बीच में, लेकिन एक युद्ध का भी नियम है, किस तरीके से युद्ध लड़ा जाता है। सैनिकों को, कोई भी देश का सैनिक हो, उसको हमेशा गोली मारकर या मरवा कर मरना पसंद है, मारना पसंद है, ऐसे नहीं। एक नियम होते हैं, एक कायदे होते हैं, एक मानवीयता होती है। ठीक है, आपका दुश्मन है, वो आपके देश के अगेंस्ट लड़ रहा है, आप उसको मारिए, आपका हक भी बनता है, वो आपका धर्म भी है। बट
अमानवीय तरीके से नहीं। लेकिन क्या ही करें, ये दुनिया है। जब गुस्सा निकलता है किसी का तो इस तरीके से भी निकलता है कि वो आगे पीछे कुछ भी नहीं देखता, इंसानियतता को भूल जाता है और इस तरीके से जंगली जानवर बनकर सैनिकों के ऊपर ही टूट पड़ते हैं। खैर, आप मुझे बताइए कि आपको इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है। अगर आपके कोई सवाल जवाब हो तो वो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, और अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है जिसके अंदर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूँ। अपने लाइफ के अपडेट्स भी वहीं पर देता हूँ मैं। तो आप उस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वो बिल्कुल फ्री है, और साथ में मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। और मुझे आप लोगों से बातें करना एज यू नो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट राजेश गौर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।